चलिए हम आज कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देश में एक विवाद है कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ, हम उसे संपूर्णता में समझेंगे। हर टेक्निकल आर्टिकल के बारे में आपके साथ जिक्र करेंगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और क्या डिसएडवांटेजेस परसीव किए जा रहे हैं जिसके कारण से हम इस सिस्टम को रिप्लेस करने की बात भी देश में सुन रहे हैं। ओके, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे तर्क के साथ। हम इसके बहुत से कोरिलेशन भी बैठाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के कई तरह के राष्ट्रपति से संबंधों से जोड़ करके। ओके, कॉलेजियम सिस्टम। सबसे पहले तो ये वर्ड आता है कॉलेजियम। हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं? तो इसका सीधा आंसर है कि कॉलेजियम का डिस्कशन हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र से कनेक्टेड। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट एंड उनका ट्रांसफ़र इस कॉलेजियम सिस्टम के वाया ही हो पाता है। ओके, तो अब सवाल आता है कि ये कॉलेजियम का मतलब क्या? तो कॉलेजियम का मतलब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज हम। शुरुआत में लेक्चर की आरंभ के तौर पर आप इतना समझ लीजिए, ये एक ऐसा समूह है, एक ऐसी कलेक्टिविटी या एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मौजूदा जो प्रबंध है वो ये है कि एक भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ 4 पिज़्न जजेस, PUISNE ऐसा वर्ड यूज़ होता है। ये एक पुराना शब्द है। आप इसका मतलब सिर्फ इतना ही है पिज़्न जजेस का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, दैट्स ऑल। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस। तो यानी कि 1 + 4, तो ये टोटल 5 मेंबर्स का ग्रुप होता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि इस 5 मेंबर्स के ग्रुप में जो भी 2 सेक्शंस, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये दोनों ही का संबंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस इस कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होते हैं। हाई कोर्ट के लेवल पर एक और कॉलेजियम बनता है। हम उस कॉलेजियम का भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों बनता है, उसका पर्पस क्या है। मेजॉरली जिस कॉलेजियम पर अटैक है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनीज किरण रिजिजू, उनका जो अटैक है वो इस कॉलेजियम सिस्टम से एसोसिएटेड है जिसकी मेनली बात हो रही है। ओके, तो इसमें चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस दोनों ही का संबंध सुप्रीम कोर्ट से ही है। डन है कहानी? आगे बढ़े, चलिए। वेरी गुड। किस तरह से नियुक्ति होती होगी, एक सिंपल मैनर में पहले अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, ये पांचों मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों ही में जजेस की नियुक्ति के लिए नाम रिकमेंड कर देते हैं। हम पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक प्लेन मैनर में चीज़ें देख लें तो एक नेम रिकमेंड किया जाता है। किसको जाता है ये रिकमेंडेशन ऑफ नेम? ये रिकमेंडेशन ऑफ नेम सीधा चला जाता है जिन मिनिस्टर का मैंने अभी जिक्र किया, मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी। तो सिंपल सी कहानी है, आप समझ लीजिए, लॉ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो नेम ये कॉलेजियम रिकमेंड करता है वो नेम लॉ मिनिस्टर के पास चला जाता है। लॉ मिनिस्टर मैडम लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है। मिनिस्ट्री तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसी के तहत लॉ मिनिस्टर एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी जॉब। लॉ मिनिस्टर के पास चला जाता है। ऐसा नहीं कि उनकी जेब में किसी ने कोई पर्ची डाल दी है, ऐसा नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन से एक इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, एक संस्था से दूसरी संस्था के पास जाता है। सो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है। डन है कहानी? वो इसे आगे पास करती है और वो किसे पास करेगी? प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ से वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को जाती है
और प्राइम मिनिस्टर फिर उस रिकमेंडेशन को एडवाइस करते हैं किसे, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट का एडवाइस होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में एक वारंट पहुंचता है, सील पहुंचता है, सील्ड वारंट डॉक्यूमेंट, और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जज अपॉइंट कर दिया जाता है। डन है कहानी। तो जजेस ने मिलके एक नए जज की अपॉइंटमेंट रेकमेंड की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, उन्होंने उसे आगे फॉरवर्ड किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने उसे एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने फिर उसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया एक जज, जिसे प्रपोज किया था जजेस ने ही। तो इस सिस्टम को ये भी कहा जाता है कि जजेस अपॉइंट करते हैं जजेस को। इट इज़ अ सिस्टम दैट जजेस अपॉइंटिंग द जजेस। इतनी बात समझ में आई? वो इस कारण से कहा जाता है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के जजेस की, हम अभी करेंगे। पहले हम कंट्रोवर्सी को समझें, इशू के बेस को समझें, उसके लिए ये मैंने आपको बता दिया। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इशू कहाँ पर है, रूल प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस ये लॉ मिनिस्टर, ये सब, इनको हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका के सदस्य, अर्थात कार्यकारिणी के सदस्य। तो हमारा जो देश है इसमें जो गवर्नमेंट है उसके तहत आपको एग्जीक्यूटिव मिलती है और लेजिस्लेचर मिलती है। जुडिशरी भी होती है, लेकिन उसे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विंग के रूप में देखा जाता है। तो ये तीन मेन ऑर्गन होते हैं एक गवर्नमेंट के, ओके। और एग्जीक्यूटिव जो होती है, इसे सरल भाषा में या रोजमर्रा के जीवन की भाषा में हम, जो हमारे लिए एक शब्द प्रयोग होता है जो हम हर रोज अपने जीवन में करते हैं, हमारे लिए मतलब हमारे द्वारा जो होता है वो है सरकारी आदमी, सरकार। एग्जीक्यूटिव को सरकार कह देते हैं, ठीक है। न्यायपालिका जुडिशरी, एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को, कार्य करना, कार्यपालिका, नियम कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना, लेजिस्लेट करना। तो विधानपालिका, तो विधानपालिका विधायिका, कार्यपालिका कार्यकारिणी, न्यायपालिका। डन। तो तीन ये अंग होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब ऐसे में मैंने कहा कि सरकार, तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर देखें, इंडिया लेवल पर देखें, तो इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो इसमें बैठने वाले लोग कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट, एमपी। और जो स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं उसमें बैठने वाला मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। अब इसकी गाड़ी पर लिखा रहेगा एमएलए या विधायक, इसकी गाड़ी पर लिखा रहेगा एमपी या सांसद, पर इन दोनों की गाड़ी पर कभी भी गलती से भारत सरकार नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये सरकार में थोड़ी ना है। ये तो देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में या तो राज्य की विधानसभा का हिस्सा है या देश की संसद का हिस्सा है। इधर दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपल। अगर इन्हीं में एमपी या एमएलए में से कोई एक मिनिस्टर भी हो जाए, उसके साथ साथ ही एमपी है तो मंत्री भी है, तो वो सरकार का हिस्सा हो जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो जाएगा। अब ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप ये लगते हैं कि इसमें एक एक्सक्लूसिविटी नज़र आती है, एक्सक्लूसिवनेस नज़र आता है कि ये एक्सक्लूसिवली जुडिशियल बॉडी है। कॉलेजियम इज एक्सक्लूसिवली जुडिशियल बॉडी, कि इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और इनका रिकमेंडेशन जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है उस रिकमेंडेशन के साथ, उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती है।
बहुत ज़्यादा अगर कर सकते तो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं कि पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन ऐसे में अगर कॉलेजियम ने अपनी पहले के स्टैंड को, जो रिकमेंडेशन इन्होंने प्रपोज की थी पहले, उसी को ही रीइटरेट कर दिया, अगर दोबारा फिर एज इट इज़ भेज दिया, तो फिर वो बाइंडिंग है इनके ऊपर, इन्हें उसी को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। तो एक बस पुनर्विचार की, जैसे मैं सपोज़ कीजिए मैं कॉलेजियम हूँ, मैंने मोहित का नाम आप सबको रेकमेंड कर दिया, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि आप वो नाम मुझे दोबारा वापस भेजें कि ये प्रॉब्लम्स लगती है हमें। और अगर मैंने कॉलेजियम ने वापस से रीइटरेट कर दिया कि नहीं यही नाम है, आप बाइंड है उसे फिर अपॉइंट करने के लिए। तो मतलब एग्जीक्यूटिव की कोई से नहीं है जजेस की अपॉइंटमेंट में। ये प्राइमेसी नहीं है, एक्सक्लूसिविटी है। प्राइमरी पोजीशन तब आप देते जब आप वो पोजीशन कोई और भी साथ में शेयर कर रहा होता, तो आप कह सकते हैं कि प्राइमेसी उसे दे दी गई है। ये प्राइमेसी के साथ साथ एक्सक्लूसिविटी का भी केस बनता है, ओके, कि एक्सक्लूसिवली जुडिशरी ही डील करती है जजेस की अपॉइंटमेंट से, खासतौर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कंवल जी समझ आई है बात, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो दैट इज द सिनेरियो। तो इस पर अब ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, इन्होंने पीछे कुछ लंबे समय में काफ़ी स्टेटमेंट्स दी। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि मेरिट को, क्वालिटीज़ को, डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को, जो जनसंख्या है इस समय हमारे देश में, उसमें कितने पुरुष कितने महिलाएं, किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या, किस राज्य की कितनी जनसंख्या, इसे डेमोग्राफी कहते हैं। तो स्टडी द पॉपुलेशन इज द सिस्टम ऑफ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ओके। सो डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को, ट्रांसपेरेंसी को, क्वालिटी को, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करके जजेस उन्हें चुनते हैं जिन्हें वो जानते हैं। इस बात को तरजीह नहीं देते अपॉइंटमेंट के समय कि वो क्वालिटी या मेरिट को ही देख करके चुनाव कर रहे हैं। जजेस उनको सेलेक्ट करते हैं जिन्हें वो जानते हैं। आई बात समझ में? इस बात पर फोकस नहीं रखा जा रहा है कि जिन्हें वो नहीं भी जानते उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर वो उस क्वालिटी में, उस मेरिट में क्वालिफाई हो रहे हैं तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि एक नेपोटिज्म हो रहा है, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म है कि आप फेवर कर रहे हैं कुछ लोगों को, आप अपने सगे संबंधियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाएं हायर जुडिशरी में नज़र नहीं आती, कई वर्गों के लोग हैं वो नज़र नहीं आते। इसके तहत जो डोमिनेंस है वो किसका है? अगर जुडिशरी में डोमिनेंस देखा जाए तो डोमिनेंस क्लियरली अपर कास्ट प्रिविलेज सेक्शंस का है, अपर कास्ट प्रिविलेज्ड सेक्शंस का है। इसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स भी आ जाते हैं क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप्स में भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट तो होती ही हैं। तो अपर कास्ट प्रिविलेज सेक्शंस का इसमें डोमिनेंस है। वो कैसे एस्टेब्लिश होता है मैं वो भी समझाऊंगा, क्रिटिक्स क्या कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य आरोप लगाए गए हैं कि जो इतने केसेस की पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी लगभग 5 करोड़ से अब अधिक केसेस की पेंडेंसी पहुंच गई। आपको पता, कल का संसद में दिया बयान है हमारे लॉ मिनिस्टर का, और संसद में भी इस बार उन्होंने यही कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, ये एक बड़ा कारण बना हुआ है पेंडेंसी के विषय में। और अगर इतनी पेंडेंसी एक देश में स्थापित रही जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सज़ा या बरी करना एक कानूनी प्रक्रिया से निकल करके ही होता है, ऐसे में फिर लॉ जो है वो मजाक हो जाएगा। क्रिमिनल को दिखेगा कि करोड़ों केसेस की पेंडेंसी है तो मैं कहाँ ही फंसने वाला हूँ, और दूसरा जिनके अगेंस्ट क्राइम होगा उन्हें फेथ ही क्या रहेगा, न्याय व्यवस्था पर फेथ खत्म हो जाएगा, आस्था खत्म हो जाएगी आपकी। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि इन सब का कारण एक कॉलेजियम सिस्टम है, क्योंकि जजेस रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं में इतना उलझे नहीं रह सकते हैं, उन्हें केसेस रिजॉल्व करने हैं। और दूसरा, इस प्रक्रिया के माध्यम से लंबे समय तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाती हैं। कॉलेजियम कब मीट करेगा, कब मिलेगा, कब वो असेसमेंट करेगा अवेलेबल लोगों की, और उसके बेसिस पर कब वो रिकमेंडेशन करेगा, उसमें कई बार सरकार को कोई आपत्ति हो जाती है, वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, फिर रीइटरेट होता है, वापस आता है विचार, फिर जा कर के वो अपॉइंटमेंट होती है। तो एक तो बहुत लॉन्ग टर्म है प्लानिंग प्रोसेस। दूसरा, ये कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं है ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जैसे कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है ना ये,
जब जब जजेस एज अ कॉलेजियम मीट करेंगे तब तब ये एग्जीक्यूशन में आएगी। इट इज़ नॉट अ जैसे यूपीएससी एक कॉन्टीन्यूअस बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस कॉन्टीन्यूअस बॉडी होते हैं, इस तरह से ये एक कॉन्टीन्यूअस बॉडी नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, परमानेंट बॉडी ऑफ अपॉइंटमेंट। ये टाइम टू टाइम मिलते हैं, डिसाइड होता है, फिर उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट होता है। तो ये कई तरीक़ों से ये आरोप लगाए गए, किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं, देश के न्याय मंत्री के द्वारा, कि कॉलेजियम एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन बनी हुई है। इसका रिफॉर्म होना, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होना, इसमें ट्रांसपेरेंसी आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी को लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है देश में कि क्या कॉलेजियम सिस्टम विस्थापित होना चाहिए, डिस्प्लेस कर देना चाहिए, उसे नए सिस्टम से रिप्लेस कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लियरली बताता है, सुप्रीम कोर्ट का भी विचार आया है, वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम क्लियरली लॉ ऑफ द लैंड है। किसी एक सेक्शन का या कुछ लोगों के द्वारा इसके विरोध में कुछ भी कहना ये स्थापित नहीं करता है कि ये अब लॉ ऑफ द लैंड नहीं है ना। देश का जो बुनियादी विचार कानून है वो कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम से ही आगे भी अपॉइंटमेंट्स होती रहेंगी, मतलब ये 5 सदस्यों की जजों की ये बॉडी ही मिलकर के फर्दर अपॉइंटमेंट्स करती रहेगी। ओके, तो ये विवाद चल रहे हैं, अधिकतर विवादों को हवा मिलती है। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट से भी कहीं अधिक है ट्रांसफ़र्स। 2019 का केस है, एक जज चीफ जस्टिस थे, किसके? हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जहाँ तक मैं पूरा नाम याद कर पा रहा हूँ, वैसे मुझे लास्ट नेम तो याद है, जस्टिस लास्ट नेम से ही अधिकतर रेफ़र होते हैं, जस्टिस ताहिल रमानी, ये तो मुझे याद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे नाम की भी। तो नाम है विजय कमलेश ताहिल रमानी। ओके, तो जस्टिस ताहिल रमानी ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आई बात समझ में? अब आप इमेजिन करिए कि परिस्थिति ये बना दी गई कि उन्हें वहाँ से निकाल करके मेघालय भेज दिया गया, द मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट भेजने का मतलब ये है कि वो सबसे छोटे कोर्ट में भेज दिए गए देश के, मद्रास से निकाल करके सबसे छोटे कोर्ट में भेज दिए गए मेघालय। तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। पहले तो इस विचार को स्वीकारा नहीं गया, रीट्रेट किया गया, मतलब इसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा गया। कॉलेजियम ने इसे रीट्रेट किया कि हमारे पास पुख्ता कारण है, अगर आप कारण देखना चाहते हो तो हम कारण बता देते हैं, अवेलेबल है, आप मांग सकते हैं। उन्होंने वापस से अपनी बात रखी, तो ताहिल रमानी जस्टिस जो थे ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद तमिलनाडु में एक दिन के लिए बार एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट करते हुए कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं की। इसके विरोध में गुजरात में भी विरोध हुआ। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैं केस बाय केस यहाँ लिखूंगा। तो इस तरह से तर्क कई बार समझ नहीं आते कि किसका किस ग्राउंड पे जज ट्रांसफ़र कर दिया, और सेम ही ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किसी और का होना बनता था, वह नहीं किया। अपॉइंटमेंट किस ग्राउंड पे कर दिया गया? सेम सीनियरिटी, सेम सब कुछ रखने वाला 10 व्यक्ति हो सकते हैं ना, उसमें से किसी एक को चुना है, किस आधार पर चुना है, बाकी 9 क्यों छोड़े? क्या काउंट करते हैं आप चुनाव के समय में? पता नहीं लग रहा है देश को। ऐसे आरोप है कि सिलेक्शन के समय में किन बातों पर ध्यान देते हैं, पता नहीं लग पा रहा है। सेम सीनियरिटी रखने वाले, सेम क्वालिफिकेशन रखने वाले, सेम सब कुछ रखने वाले हो सकता है 20 लोग हों, लेकिन उसमें से आपने किसी को एक को पिक किया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आप उस डिसीजन तक पहुंचते कैसे हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही सीक्रेसी में होता है। तो कोई गाइडलाइंस क्लियरली अवेलेबल नहीं है कि कैसे चुना जाएगा व्यक्ति को। गाइडलाइंस आर नॉट क्लियरली अवेलेबल। बस 3 जजेस केस में जजमेंट्स हैं जिसके वाया ये है कि जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होगी, और उसमें चुनने की एक प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो एक डिटेल्ड गाइडलाइंस होती हैं वो क्लियर ही नहीं है किसी को, ऐसा कुछ है ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किसी भी राज्य का चीफ जस्टिस उस राज्य का ना हो, दूसरे राज्य से आए, एक बात ये है। लेकिन दूसरे राज्य से आए किसको लेकर के आए आप, ये स्थापित नहीं है। कई राज्य हैं,
आप उसमें किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति को ला करके इस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे हैं, उस तरह की मेरिट रखने वाले कई हो सकते थे उस समय में। इनको चुनने के पीछे आपके विशेष कारण क्या थे, ये स्थापित नहीं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आरोप लगते रहते हैं। ये तो हो गया जो हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। आज के समय में बहुत सी और संस्थाएं और लोग भी इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी कहानी आती है क्या क्या तर्क इसके फेवर में कोट किए जाते हैं। एक तर्क दिया जाता है कि हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था है कि जो ये तीनों ऑर्गन है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों इंडिपेंडेंट, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। तीनों की अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं जिसे इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहते हैं, और तीनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम है। लेजिस्लेचर अपने जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव अपने और जुडिशरी अपने में। लेकिन इसके बावजूद भी तीनों ही एक दूसरे को अपने अपने जुरिस्डिक्शन में ही सही, लेकिन ओवरवेलमिंग या एक्सट्रीम ना जाने दें, इसके लिए चेक एंड बैलेंस का प्रबंध भी है। चेक एंड बैलेंस भी होता रहता है। वो चेक एंड बैलेंस होता रहता है कि जैसे ही एग्जीक्यूटिव कई बार एक्सट्रीम होने लगती है तो लेजिस्लेचर उससे जवाब तलब करती है कि नहीं। और एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार का जन्म तो होता ही लेजिस्लेचर से है, संसद से होता है। जिस भी किसी पार्टी या कोलिशन को मेजॉरिटी सीट्स लोकसभा में मिलती हैं, वही उन्हीं को अवसर मिलता है सरकार बनाने का। सीधी सी कहानी है। और उसके बाद सरकार हमेशा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज लोअर हाउस, दैट इज़ द लोकसभा, उसको रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो मेजॉरिटी में रहेंगे उस सदन के अंदर, तब तक वो सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी ख़त्म तो सत्ता भी ख़त्म। और दूसरा, हर कार्य उन्हें करना है संसद में बने कानून के बेस पर, और हर कार्य के लिए उन्हें कानून लाना पड़ता है। वो कानूनी दायरे के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। इस तरह से लेजिस्लेचर का एक चेक रखा गया है एग्जीक्यूटिव पे, संसद का एक चेक रखा गया है कार्यपालिका के ऊपर, सरकार के ऊपर। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव के किसी भी कंडक्ट को जुडिशरी में भी ट्रायल पे ले सकते हैं आप। एग्जीक्यूटिव कुछ भी एक्सट्रीम करती है या आपके अधिकारों का हनन करती है, फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच करती है, या बी इट एनीथिंग, आप सीधा जुडिशरी के पास जाइए। अगर संसद ऐसा कुछ कर रही है कि कोई कानून ला करके वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो भी आप सीधे कोर्ट के पास जाइए। जैसे अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा था, उसमें ऐसा माना गया कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो हमारा जो कोड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये जो राइट्स है ये इक्वलिटी के राइट्स हैं। और अगर जनरल कैटेगरी के अंदर EWS को कोटा मिलता है तो ये SC ST OBC के साथ की समानता के अधिकार का हनन है। हम जुडिशरी के पास गए तो वहाँ पर अगर उन्हें ऐसा लगता कि हाँ ये वाकई हनन है, तो वो स्ट्राइक डाउन कर देते उस कानून को, उस अमेंडमेंट को। तो इसी तरह से जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करती है। लेकिन वहीं ये कहा जा रहा है कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कहीं पर भी बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी पर किसी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है किसी का भी। देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर कोई अथॉरिटी रखती हो। कोई सेक्रेटरिएट नहीं है जो कॉलेजियम के द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की एक एक बारीकी, जिसे माइन्यूट कह के पुकारा जाता है, उसका डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, जिससे जनता, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव सवाल जवाब कर सके सेक्रेटरिएट से कि भाई ये किस आधार पर किया, डेटाबेस दिखाओ कितने एलिजिबल लोग अवेलेबल थे, उन एलिजिबल लोगों में से इसको जो चुना है किन ग्राउंडों पर चुना है, क्या ग्राउंड्स थी, बाकियों में ये ग्राउंड्स लैक कहाँ हो रही थी, ऐसा कोई प्रबंध नहीं नज़र आ रहा है। और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को रिकन्सिडरेशन का अधिकार दिया गया है, जिस पर भी अगर रीइटरेशन आ जाता है कॉलेजियम की तरफ से तो वो बाइंडिंग है फिर, है कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कॉलेजियम सिस्टम, जो क्रिटिक्स है उनका तर्क है कि ना कहीं संविधान में वर्ड आता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र है, ना है पार्लियामेंट ने लॉ बना करके इसे इंड्यूस किया है, तो ना तो ये पार्लियामेंट्री प्रोविजन से बना है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिवन है। ये जजेज ने ही अपनी जजमेंट के द्वारा खुद ही बना लिया है। तो जजेज ने ही जजेस की नियुक्ति के लिए अपनी ही जजेस से जजेस की बनाई हुई एक बॉडी को कॉलेजियम का नाम दे करके जजेस की भर्ती करनी शुरू कर दी है। तो ये तो एक एक्सक्लूसिव डोमेन हो गया आपका, और आप इस क्षेत्र में फिर
जो संविधान का बुनियाद है कि चेक एंड बैलेंस वाला फॉर्मेट यूज़ होता है, आप तो उस घेरे से भी बाहर निकल गए, तो आपको उधर तो लाना ही पड़ेगा। देश जनता के प्रति जवाबदेह है, जैसे संसद जवाबदेह है, सरकार संसद को जवाबदेह है, उसके वाया जनता को जवाबदेह है। इस तरह से किसी न किसी मैनर में लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में अकाउंटेबिलिटी महत्वपूर्ण है, ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है, वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक महत्वपूर्ण है, यानी कि पब्लिक के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, तभी सवाल पूछ सकते हैं। और दो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत कि जनता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किसी भी संस्था से। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को देखा जाए तो लोकतंत्र को ही जीवित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई आप एक ऑल इनकम्पैसिंग बॉडी की तरह काम करें, जिसमें सभी लोग रिप्रेजेंट होते दिखे, तभी डेमोक्रेसी भी बचेगी। और आप जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं और वो जजेस आके आकर के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फैसलों को जांच रहे हैं कि वो संविधान या लोकतंत्र के मुताबिक है या नहीं है, तो ये लोगों की आस्था कैसे बनेगी आपके निर्णयों के ऊपर यदि आपकी संस्था ही कुछ संवैधानिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं चल रही। तो जिन जजेस की नियुक्ति हो रही है, उन जजेस की नियुक्ति की जो संस्था है वो स्वयं ही जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से या ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल मैनर में नहीं चल रही है, तो ऐसे में आप ही के द्वारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के उठाए गए कदमों को इस बात पर जांचा जाता है कि वो संवैधानिक है या नहीं है, लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो वो फिर कितना का लेजिटिमेट होगा जब आप ही लोग ऐसी प्रक्रिया के द्वारा चुन करके आ रहे हैं जो कहीं पर अकाउंटेबल नहीं है, कहीं पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी भी मैनर में लोकतांत्रिक रूप में नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ है। इंट्रो समझ आ गई है, बात समझ में आई है? अब आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ाते हैं। जब बार बार वर्ड आएगा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, क्लियर हो गया। एक तरफ खड़े हैं किरण रिजिजू, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव, और एक तरफ खड़े हैं जुडिशरी। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय हमारे DY चंद्रचूड़। ओके, ऑनरेबल, ये वर्ड ऑलवेज लगाना। ओके, उधर भी ऑनरेबल है, हम तो बच्चे, हमारे लिए सारे ही ऑनरेबल है। आगे बढ़े, चलो अब चीज़ों को समझो। अब आपने जब ये सुना तो आपके हृदय में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे कि ये इतना डाउट क्यों हो रहा है, इतनी परेशानी क्यों आई देश के स्तर पर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके प्रोविज़न नहीं दिए थे, इतना कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके प्रोविज़न दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124, मैं सब सेक्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल 124 सब सेक्शन ईजी रखने के लिए मैंने सिर्फ आर्टिकल 124 एंड हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 217, तो 124 जजेस की नियुक्तियों के लिए ये आर्टिकल चुने हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। संविधान के अंदर अलग अलग अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उन्हें आर्टिकल क्या क्या पुकारते हैं हम, उनके तहत ये 2 आर्टिकल्स आते हैं। डन है कहानी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो। इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो जजेस की नियुक्ति करेंगे। डन है कहानी। कैसे करेंगे? समय समय पर उनकी समझ के मुताबिक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जिन जजेस से कंसल्ट करना है, उनको कंसल्ट करते हुए वो जजेस की नियुक्ति करेंगे। और वो जज जो अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसकी नियुक्ति आप करने जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना मैंडेटरी है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में मैं टेक्निकली चीज़ें लिखूंगा, वो शब्द शब्द समझ आए, इसके लिए ये पहले हिंदी वाला अच्छे से समझ लो। समझ आ गया? सीधी सी बात, कौन नियुक्ति करेगा? संविधान में क्या लिखा है? राष्ट्रपति। और नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति पर 2 प्रतिबंध लगा दिए। पहला कि आपको जैसा जरूरी लगे उस जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। पर जब हम जजेस की नियुक्ति करते हैं तो उन्हीं जजेस में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी किन्हीं भी जजेस की आप नियुक्ति कर रहे हैं तो
तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेना जरूरी है। वो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होगा कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो जरूरी है। ओके, सो प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो करना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी कंडीशन। ये आर्टिकल 24 समझ में आ गया सारा, कोई डाउट इसमें? अब इसको लेकर के नियुक्तियां होती रही हैं। देश तो बहुत पहले के बना है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो फेडरल कोर्ट है, 1950 28 जनवरी को एग्जिस्टेंस में आया। आज का सुप्रीम कोर्ट वही तो है। आज का हमारा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो फेडरल कोर्ट है वो वही है। ओके, और एक तरह से ये जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारा, ये भी हम पर जो लोग शासन करते थे ब्रिटिशर्स, उन्हीं के सिस्टम पर बेस्ड भी है, याद रखिएगा। डन। तो ऐसे में अब संविधान के तहत आर्टिकल तो होना जरूरी था, तो उस आर्टिकल में क्या है वो लिख दिया। 1950 से 60, 60 से 70 नियुक्तियां होती रहीं। तो इसी तरह से नियुक्तियां होती थी, यही तरीका था। यही आज बार बार कहा जा रहा है हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि लंबे वर्षों तक संविधान के आर्टिकल के मुताबिक राष्ट्रपति ही नियुक्तियां करते रहे थे, लेकिन बाद में फिर जुडिशरी ने अपनी जजमेंट से इसे बदल दिया। और बदल इसलिए दिया कि 1970 के समय में, जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिजिम था, कार्यकाल था, सुपर सेशन के केसेस निकल करके आए। अमूमन अपॉइंटमेंट जजेस की सीनियरिटी के बेसिस पर होती थी। उस समय में जस्टिस खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्होंने उनको रिप्लेस करके दूसरे जस्टिस को बना दिया। आज हम उस कहानी की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस समय में फिर ये निकल करके आया कि ये सुपर सेशन कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट तो किसी की एडवाइस पर नियुक्ति करेंगे ना, बात समझिए आप। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर नियुक्ति करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। हमारे देश में एक प्रावधान है, सुन लीजिए, राज्य के सभी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। स्टेट के जितने भी फैसले हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद की सलाह के बिना नहीं करेंगे। उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस से चलना है, और वो उसके साथ बाउंड है। वो रिकंसिडरेशन के लिए कोई मैटर जरूर भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस कंसिडरेशन को रीइटरेट कर रहा है तो फिर प्रेसिडेंट भी बाउंड है। आई बात समझ में? तो अब होता कैसे है, देखिए ऐसे ये संकल्प कैसे लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में वैदिक काल से ही है। मैं समझा देता हूँ कैसे। इमेजिन कीजिए कि ये जो एक देश है, ये एक व्यवस्था से चल रहा है। ये जो एक देश है, कंट्री, ये एक व्यवस्था से चल रहा है। व्यवस्था अर्थात पॉलिटिक्स, यानी कि स्टेट हो गया ये। ओके, तो ये देश एक राज्य के रूप में स्थापित है। इंडियन कंट्री एक इंडियन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में? अब ऐसे में जब आप एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो सपोज कीजिए कि पहले ये कंट्री या ये इंडियन स्टेट इस साइज़ का था। डन है? तो जब ये इस साइज़ का रहा होगा तो एक व्यक्ति जो है वो राजा है, तो वो राजा स्वयं ही ये सारे कार्य अपने अधीन देख लेता होगा। राजा स्वयं ही अपने अधीन सारे कार्य देख लेता होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ क्षेत्र भी बढ़ा, दायित्व भी बढ़े, क्षेत्र साइज भी बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात कार्य क्षेत्र बढ़े, टेरिटोरियल एरिया भी एक्सटेंड होता है और वर्क एरिया भी एक्सटेंड होता है। वर्क एरिया एक्सटेंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। डन है कहानी? तो फिर बड़े होते 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 बड़ा हुआ और ये प्रेजेंट फॉर्म ले गया होगा। ठीक है, अब ऐसे में सपोज कीजिए कि ये यहां पर ये राजा है। ठीक है, अब क्या राजा ये सारे कार्य क्षेत्र और सारा भौगोलिक क्षेत्र स्वयं इंडिविजुअली और पर्सनली मैनेज कर सकता है क्या? नहीं। तो राजा इसे मैनेज करने के लिए
अलग अलग स्तर पर अधिकारी नियुक्त करता है। राजा ने यहाँ एक अधिकारी नियुक्त किया, ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से वो करता ही रहा। एक्स, वाई, जेड सारे अधिकारी नियुक्त कर दिए। अब उसने अपने कार्य को सुगमता से करने के लिए अपने राज्य को इन कार्य क्षेत्रों में बांटा है। पर अगर ध्यान से देखें तो ये है तो एक ही राज्य ना, है कि नहीं? तो अब ये कार्यालय एक, यानी कि दिस ऑफिस ए को कोई एक पर्सन होल्ड कर रहा है। ये जो भी डिसीजन लेगा, ये डिसीजन तो वो राजा के बिहाफ पे ले रहा है ना, अपने बिहाफ पे तो नहीं ले सकता, क्योंकि अपने कार्य करवाने के लिए राजा ने यह विभाग बनाया और उसमें इस व्यक्ति को नियुक्त किया। तो कार्य ये व्यक्ति कर रहा है और कार्य इस विभाग के द्वारा हो रहा है, पर कार्य तो राजा का ही हो रहा है। तो जो भी डिसीजन होगा वो ऑन द नेम ऑफ द किंग ही होगा। इसी तरह से इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य, सबका कार्य इसी के नाम पे ही होगा। इतनी बात समझ में आई? तो बस इसी विचार को समझ लीजिए कि हमारे देश में जो भारतीय राज्य का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, वो प्रेसिडेंट होता है, इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो सरकार का हेड होता है, मुखी होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। और इसलिए जब वो राज्य का हेड है तो राज्य के अलग अलग कार्यालयों के द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो उसी के नाम पर ही लिए जाएंगे, क्योंकि उसी की इच्छा से ये सब नियुक्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता है। आप ध्यान से समझिए कि इसी राजा से सभी शक्तियां आ रही हैं, सभी को शक्तियां यहीं से आ रही हैं और सभी के दायित्व भी यहीं से आ जाएंगे। तो सभी इसी के नाम पर काम करेंगे। तो राज्यों में जो स्टेट्स होती हैं, पंजाब, हरियाणा, एमपी, सारे स्टेट्स, इन पर सभी फैसले राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो फिर और जो देश के स्तर पर जो भारतीय राज्य के फैसले हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो सभी की नियुक्ति ले दे करके या तो राज्यपाल कर रहा है या राष्ट्रपति कर रहा है, या कोई और भी अगर कर रहा है तो उसकी नियुक्ति इन्होंने की होगी, आई बात समझ में? इसलिए सभी फैसले इनके नाम पर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि एक समय ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे विभाग, सारे कार्यालय, सारे व्यक्ति खत्म कर दिए जाए, फिर तो ये प्लेन एक इंडियन स्टेट हो जाएगा ना, और उसमें एक ही व्यक्ति बचेगा ये, तो तब तो सारे फैसले इसी के नाम के ही माने जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो फिर इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे फैसले होते हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट के नाम पर सारे फैसले होते हैं और हमने हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। अब राजा तो है नहीं और राजतंत्र तो है नहीं, अब है देश में लोकतंत्र। और हमारे देश में लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कौन सा डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सांसद चुन करके आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आते हैं। तो जनता जनार्दन होती है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। जिस पार्टी के बाद पास मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा में, उसको राजा अर्थात राष्ट्रपति, राजा शब्द में सिर्फ समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, जबकि हमारे देश में लोकतंत्र है, रिपब्लिक, गणराज्य है, राजा शब्द उपयोग नहीं हो सकता, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति उसे बुलाते हैं, अवसर देते हैं कि आइए सरकार का गठन करिए, फिर वो लोग सरकार बनाते हैं। आई बात समझ में? और सरकार का जो मुखी है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय की जनता ने किसको अपना चुना है, अपनी सरकार किसे चुना है? उन सभी पार्टी के सदस्यों को जो लोकसभा में मेजॉरिटी लेकर के बैठे हैं, उनको अवसर मिला सरकार बनाने का, तो उनको चुना है। तो ये सभी के सभी लोग, प्रधानमंत्री और वो सभी मंत्री मिल करके एक मंत्री परिषद बनाते हैं, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, इट इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है शिफाली? प्राइम मिनिस्टर।
तो इसलिए फिर के नियम बनाया गया है कि राज्य जनता की इच्छा से चलना चाहिए, और राज्य जनता की इच्छा से तभी चलेगा जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार की नीतियां सरकार की इच्छा वाली ही होंगी। तो इसलिए राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलना है। ओके, एड एंड एडवाइस से चलना है। यही प्रबंध हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में जब प्रेसिडेंट, मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के द्वारा जजेस अपॉइंट किए जाते थे, तो आप समझ लीजिए एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त कराए जाते थे। तो जो वारंट सील्ड मैनर में राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया जाता था, उस वारंट पे जो नाम लिखा जाता था, राष्ट्रपति फिर उसको नियुक्त कर देते थे जज। ओके, मतलब एग्जीक्यूटिव की विश से राष्ट्रपति चुने जाते थे। ये वर्ड यूज कर सकता हूं ना मैं। यही चलता रहा, लेकिन अंततः देश में माहौल बना कि एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स का मिसयूज करने लगी है, और ये माहौल 1970s के डिकेड में बना। उस समय में इमरजेंसी भी लागू हुई, बहुत सी चीज़ें और भी हुई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एक, और उसके तहत इतने सारे परिवर्तन किए गए देश के अलग अलग संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में कि ऐसा लगने लगा कि किसी ने आर्टिकल के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उस व्यक्ति के रास्ते में एक रोड़ा बना हुआ है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदलने का प्रयास किया गया। इतने सारे चेंजेस इंड्यूस कर दिए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दे दिया गया। ओके, तो फिर इसके तहत बहुत सारे परिवर्तन इंड्यूस कर दिए गए। 1970 का दौर बहुत बड़े मायनों में परिवर्तन का एक दौर, लोकतंत्र गिरता नजर आया, आपको इमरजेंसी नज़र आई, संविधान में बहुत से बदलाव नज़र आए, जजेस के केसेस में हमने सुपर सेशन देखना शुरू कर दिया, फंडामेंटल राइट जो है बर्खास्त होने लगे, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उसके बाद फिर ये विचार आरंभ हो गया देश के स्तर पर कि भाई क्या देश के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सेफगार्ड के रूप में जुडिशरी है, और सुप्रीम कोर्ट की एक अहम भूमिका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को इंटरप्रेट ना तो संसद कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इसका खास दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, इज द प्रोटेक्टर और द सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे मायनों में सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पोजीशन है। इसके तहत फिर ये रखा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अर्थात जजेस, क्योंकि कचहरी जज की होती है, कचहरी से जज नहीं होते, जज की कचहरी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज सरकार एक कोर्ट बना दे और उसमें किसी को भी बैठा दे और कहे क्योंकि कोर्ट हमने बना दिया है तो ये व्यक्ति इसमें बैठा है तो ये ही जज है। नहीं, जहाँ जज होगा वहाँ कचहरी होगी। तो पहले अस्तित्व में जज आता है, फिर कचहरी आती है, कचहरी आके फिर जज नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जज, तो जजों से कोर्ट है, जज से कचहरी होती है, जज की कचहरी होती, जहाँ जज रात को घर पे बैठ जाए कचहरी लग जाती। ओके, तो उसमें फिर विचार रखा गया कि फिर जब उन्हीं जजों की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव की विशेज रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी, तो वही जजेस से बनी वो जुडिशरी, वही सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के एक्सट्रीम्स से कॉन्स्टिट्यूशन को, लेजिस्लेचर को कैसे बचा पाएगा। इसके लिए कोई तो प्रबंध लाना पड़ेगा जिसके तहत कि जजेस की इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस की इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए बहुत से प्रोविजंस हैं, जिसके तहत जजेस की सैलरी है, सर्विस कंडीशंस हैं, बहुत कुछ है। लेकिन स्वयं जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, अगर हम उसे ही प्रोटेक्ट ना कर पाए एग्जीक्यूटिव से, तो वो बहुत बड़ा डेंट होगा जजेस की इंडिपेंडेंस पे। तो जजेस का अपॉइंटमेंट इज नॉट द सिंपल केस ऑफ अपॉइंटमेंट, इट इज द केस ऑफ द जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो दैट मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर और द पीपल ऑल्सो। ये बात याद रखना, जुडिशरी को लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग चलना है, किसी एक समुदाय की विशेष के अकॉर्डिंग नहीं, वरना वो
फंडामेंटल राइट्स के तहत मिले राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगी? अब 100 लोगों का एक गांव है, उस गांव में 99 लोग एक धर्म के और एक व्यक्ति दूसरे धर्म का है, पर वो 99 लोग मिलकर के उस एक व्यक्ति पर दबाव बना रहे हैं कि तू अपने धर्म से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप, पाठ पूजा और अपने घर में इमारत मत बना। अब यहाँ पर तो एक तरफ ब्रूट मेजॉरिटी खड़ी, एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है। अब जुडिशरी अगर इन 99 लोगों के प्रभाव में आ जाए, यानी कि मेजॉरिटी के प्रभाव में आ जाए, यानी कि आप ये कह दें कि इन्हीं 100 लोगों का ही देश मान लो आप, और कहें कि देश क्या चाहता है, जुडिशरी क्यों नहीं मान रही, तो इस तरह से तो फिर आप जो भारत रूपी संस्कृति है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात एक संस्कृति, जिस संस्कृति में सदैव ही विरोध को स्वीकार किया गया है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन के लिए एक जगह रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंसेस को जगह दी गई है, जिससे निखर करके चीजें उत्पन्न हुई हैं। कई मत हैं, बुद्धिज्म आना चाहा आने दिया, जैनिज्म आना चाहा आने दिया, आजीवक आने चाहे आने दिए, वैदिक काल के बाद वैष्णविज्म आना चाहा आने दिया, शैविज्म आना चाहा आने दिया, दक्षिण में अलवार नायनार आना चाहे आने दिए, सूफी आने चाहे आने दिए, भक्ति मूवमेंट आने दिए, भक्ति में निर्गुण सरगुण दोनों आना चाहे तो आने दिए। तो कहने का मतलब यह है कि भारत तो अनेक मतों से स्थापित होता है, जिसमें आपको अनेक विरोध नजर आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही मल्टीकल्चरल सोसाइटी हमारा हेरिटेज है। तो ऐसे में भारत एक अपने आप में एक ऐसी विशाल बहती नदी के रूप में एक संस्कृति है जिसको अभिव्यक्त करता है देश का संविधान। संविधान ऐसा है इसलिए भारत वैसा नहीं बना, भारत सदैव वैसा था इसलिए हमें संविधान वैसा बनाना पड़ा कि संविधान आज सेकुलर है, मल्टीकल्चर को सपोर्ट करता है, नागरिकों के अधिकारों को राज्य की शक्ति के सामने प्राथमिकता देता है, राज्य को दायित्व देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि देश का, राज्य का, राष्ट्र का उत्थान करने के लिए आपको कई कार्य करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ लोगों के अधिकार हो सकता है हनन हो, तो उन्हें इस समय ये मानना है कि देश के विकास यज्ञ में ये उनकी आहुति है। तो इस तरह से एक समावेश है अलग अलग भिन्न भिन्न विचारों का। हमारा संविधान वो हमारी संस्कृति है, इसलिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। जैसे ही मैं इंडिया दैट इज समथिंग एल्स कर दूंगा तो वो कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं कोई नाम लेता हूं, विष्णु दैट इज टॉपर, विष्णु दैट इज फेलियर वाला नहीं, विष्णु दैट इज टॉपर। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया एंड भारत वर्ड यूज नहीं हुआ है, आई बात समझ में। तो ऐसे में भारत एक संस्कृति के रूप में स्थापित है जिसमें विचार है, विचारों में कई तरह के विरोध भी हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर साथ लेकर के चले तो फिर उस एक व्यक्ति को बचाने का जिम्मा किस पर? देश की संस्कृति पर, अर्थात उस संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाले दस्तावेज संविधान पर, अर्थात संविधान का संरक्षण और संरक्षण करने वाले सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट उस एक व्यक्ति को बचाएगा, ना कि उस समय मेजॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आएगा। मेजॉरिटी चाहे यह भी कह रही हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विशेष को डिनाई किया, तो क्या हुआ, जो किया तो किया। आई बात समझ में? क्योंकि एक राज्य में, एक राष्ट्र में, एक समय में कोई एक मत या विचार मेजॉरिटी में हो सकता है, लेकिन उस मत और विचार के निरंतरता के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए उस राष्ट्र का बना रहना जरूरी है, और राष्ट्र के बने रहने के लिए राष्ट्र के मूल में जो सिद्धांत है उनका बना रहना जरूरी है। और उन सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए हमने कई संरक्षकों को बनाया है, जिनमें से एक जुडिशरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस समय उन 99 लोगों की सुन भी लेता है और फैसला उस एक व्यक्ति के परिवर्तन के लिए कर देता है कि तुम्हें शक्ति के आगे झुक करके परिवर्तित हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहुबल तुम्हारे सामने खड़ा है, संख्या बल तुम्हारे विरोध में खड़ा है, तो आने वाले समय में यही संख्या बल भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि फिर इन्हीं 99 से एक और जुड़ गया 100, इन 100 में से अब जो सर्वशक्तिशाली होंगे वो बाकियों को बदलना चाहेंगे। तो 100 में 50 मर्द और 50 महिलाएं हैं, तो अब मर्द महिलाओं को दबाएंगे और फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट को किसी शक्ति के अधीन आना होगा। फिर उन 50 मर्दों में से हो सकता है उच्च जाति के 25 बाकी 25 को दबाना चाहे। फिर उनमें हो सकता है कि जिसके पास धन बल है वो निर्धनों को दबाना चाहे। फिर उनमें हो सकता है जिनके पास शक्ति है वो उसको दबाना चाहे। तो कहने का मतलब
आप फैसले इस तरह से नहीं लेते हैं। एक राष्ट्र इस तरह से नहीं बनता, राज्य ऐसे नहीं चलता। राज्य उन सिद्धांतों से चलता है जिस सिद्धांत में वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत होता है और उसमें सभी का समावेश होता है। आई बात समझ में? इसे अक्षुण्ण रखना जुडिशरी की जिम्मेवारी है। तो जुडिशरी ना तो किसी पार्टी, ना तो किसी लेजिस्लेचर, ना किसी एग्जीक्यूटिव और ना ही किसी एक प्रेशर ग्रुप या मेजॉरिटी के दबाव या प्रभाव में आ सकती है। उसे हमेशा निर्णय लेना है जो संविधान के और कानून के अनुरूप हो, और कानून को यहाँ पर संविधान और संविधान की मूल आत्मा के अनुकूल होना होगा। अगर कानून भी इसके विरोध में हुआ तो वो उसे भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, अल्ट्रा वायरस। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए फिर उन जजेस से ही ये जुडिशरी बनेगी, और वही जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि एग्जीक्यूटिव के निजी विचार झलकने शुरू हो गए, उनकी चॉइसेस दिखनी शुरू हो गई कि वो जिसे चाहे मुख्य न्यायाधीश बना रहे हैं या कुछ भी, तो फिर वो जुडिशरी ही इंटैक्ट कैसे रही, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ जाएंगे। और जुडिशरी हिली तो मान लीजिए संविधान हिला, और संविधान हिला तो मान लीजिए फिर देश के, राष्ट्र के विचार हिले, राष्ट्र का आधार हिला, और राष्ट्र का आधार हिला तो राष्ट्र का स्वरूप बदला, और राष्ट्र का स्वरूप बदला तो फिर राष्ट्र, वो राष्ट्र कहाँ रहा? फिर तो वो कोई एक राष्ट्र हो जाएगा, किसी एक समुदाय या समूह की इच्छा वाला राष्ट्र। ओके, ये कहानी है। फिर हमें आरंभ में जाना पड़ेगा, सब कुछ वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फिर सब कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। फिर उस आरंभ में जा करके अगर कोई इस राष्ट्र उस राष्ट्र में रहना चाहे तो उससे फिर पूछना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि तब उन सबसे सहमति ले ली कि एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, रहना चाहते हो, सबने हामी भर दी, और आज जब सब रह रहे हैं तो फिर राष्ट्र चालाकी से बदल के वैसा कर दें और फिर सबको अपने अधीन कर ले। ऐसा नहीं, फिर हमें फिर से बिगिनिंग पे जाना पड़ेगा, समय फिर से वहीं से शुरू होगा। फिर कई हो सकता है साथ ना भी आए, वो अपना अलग रास्ता बनाना चाहे। आई बात समझ में? सो दैट इज द सिस्टम। तो इसलिए ये दौर बना विचारों का, चर्चाओं का दौर बना। किसी को डाउट इसमें? तो इसमें सबसे पहले एक मैटर ऑफ डिस्कशन जो बिगन हुआ 1981 के समय की कहानी है। देखिए, बार एसोसिएशंस की मीटिंग्स होती रहती हैं देश भर में, बार एसोसिएशंस होती हैं। ओके, अब बार एसोसिएशन होती है, बच्चे कहेंगे बार एसोसिएशंस के, तो बार क्या होता है? देखिए, आप लॉ करते हैं, LLB वर्क करते हैं, LLM करते हैं, ऐसा करने से ही आप एडवोकेट थोड़ा ना हो जाते हैं। एडवोकेट जो एडवोकेसी जानता है, किसकी एडवोकेसी करनी है आपने? कानून के पैरोकार जो होते हैं, तो उसके लिए एक आप विधि और विधान के मुताबिक चलने की दक्षता और क्षमता रखते हैं। उसके लिए एक बार सेटल किया गया है। देयर इज अ सर्टेन लेवल, अ बार। हाई जंप लगाते हो ना, पहले बार नीचे लगाई जाती, डंडा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा। आप उस स्तर को, उस बार को क्वालिफाई जब करते हैं, आप एडवोकेट बनते हैं। और वो सारे के सारे बार के मेंबर होते हैं। ऑल आर द मेंबर ऑफ बार, बार मेंबर्स। वकील जमात। तो न्यायालय के अंदर जाएंगे तो वैसे तो बहुत से वर्ग हैं, दो वर्ग मुख्यतः दिखेंगे। एक जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस, और दूसरे वकील। ये दोनों मिलेंगे, दोनों ही एक साथ चलते हैं। एक के साथ तो काम नहीं हो सकता। जज खुद तो केस नहीं लड़ सकते, जज को तो फैसला देना है, और वकील फैसला नहीं दे सकते, उन्हें तो केस लड़ना है। लड़ने का अर्थ ये है कि उन्हें स्थापित करना है कि यदि व्यक्ति गिल्टी है तो है, तो गिल्ट इस्टेब्लिश करता, हमारे देश में गिल्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, आप किसी को अज्यूम करके नहीं चल सकते कि ये गिल्ट क्रिमिनल है, आपको प्रूव करना पड़ता है, इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये गिल्टी है। ये उस व्यक्ति पर ओनस है कि वो ये सिद्ध करे कि वो निर्दोष है। तो इसलिए हर व्यक्ति कोर्ट में कहता है, पूछते हैं कि आपके कोई विचार, कहते हैं निर्दोष हजूर, हम निर्दोष। तो कहते हैं फिर ये सिद्ध करेंगे कि तुम दोषपूर्ण हो, तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो, इसलिए फिर उसे डिफेंस कहते हैं। तो जो आप में दोष सिद्ध करता है वो प्रोसिक्यूटर होता है, वो प्रोसिक्यूशन चाहता है आपका, है ना। तो और जो आप खुद का रक्षण करना चाहते हैं, खुद को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं, आप डिफेंस काउंसिल होते हैं, आप डिफेंस होते हैं। तो दो चीज़ें चलती हैं, एक प्रोसिक्यूशन का पक्ष होता है, एक डिफेंस का पक्ष होता है, ऐसे ही चलता है ना।
और निर्णय देने वाले जो है वो न्यायाधीश होते हैं, जूरिस्ट, जजेस, ये सारे होते हैं। इन दो से मिलकर के, जजेस एंड एडवोकेट, इनसे मिलकर के चलता है न्यायालय। और भी बहुत से लोग होते हैं, अभी मुख्यतः इन दोनों की बात करते हैं। तो अब बार में ये सारे आते हैं। बार एसोसिएशंस अलग अलग बनी होती हैं, जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट की भी बार एसोसिएशन है, आई बात समझ में। जैसे जलंधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, इसी तरह से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस तरह से एक देश स्तर की बार एसोसिएशन। अलग अलग लेवल पर बार एसोसिएशंस होती हैं, आप उसके मेंबर होते हैं। ओके, तो इसी तरह से कई बार आप सुनेंगे कि बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दी, सुना होगा आपने, ये अक्सर पढ़ा होगा। ओके, कि बार ने इस फैसले का विरोध किया। या आप सुन रहे होंगे कि बार एसोसिएशन की इस मीटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे और उन्होंने भाषण दिया, अखबारों में सुना होगा। तो एक बार एसोसिएशन मीटिंग हुई, उस मीटिंग के तहत, ये 17 अक्टूबर 1981 की बात बता रहा हूँ मैं, उस मीटिंग के तहत उन्होंने ये बात प्रपोज कर दी थी। तब मैं लिखूंगा इसके बारे में, आज तो मैं सारा वर्बली बता रहा हूँ, फिर मैं इसको लिख दूंगा सारा। उसमें उन्होंने ये प्रपोज कर दिया कि कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए। तो कोलेजियम वर्ड का अगर आप भारत के संदर्भ में ओरिजिन मांगते हैं मुझसे, तो ये बार एसोसिएशन की 17 अक्टूबर 1981 की मीटिंग से निकला शब्द है। उन्होंने कोलेजियम शब्द दिया कि कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए जजेस की नियुक्ति का। आई बात समझ में, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए। उसके तहत उन्होंने जो सिस्टम प्रपोज किया, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आज पार्ट है 1998 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत जो कोलेजियम सिस्टम आया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स उस प्रपोजल का पार्ट हैं आज भी, ठीक है। उसके बाद 1981 में ही दिसंबर के महीने में कोर्ट में एक केस चला। जस्टिस भगवती उस केस को प्रिसाइड कर रहे थे। ये एसपी गुप्ता केस के नाम से फेमस केस है 1981 का, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। कौन से केस है? फर्स्ट जज केस। इस श्रृंखला में 2 जज केसेस और होंगे, ये फर्स्ट जज केस। इसमें एक बात पर फैसला करना था। वो बात क्या थी कि ये जो आर्टिकल 124 217 के तहत बात आती है कि प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन लेना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये कंसल्टेशन क्या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं? बाइंडिंग इन द सेंस, क्या ये कंसल्टेशन होना चाहिए या कॉन्करेंस? तो क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ये कॉन्करेंस है? कॉन्करेंस मतलब कि कॉन्कर करना, मतलब कि मैं आपसे कोई सुझाव मांग रहा हूँ, फिर मैंने जो सुझाव आपको दिया, आपको उसके अनुरूप चलना है। सॉरी, मतलब मैं आपसे कोई सुझाव मांग रहा हूँ, आपने जो मुझे सुझाव दिया, मुझे उसके अनुरूप चलना है। ओके, एक होता है सिंपल कंसल्ट करना, मैंने आपसे सुझाव मांगा, आपने सुझाव दिया, मैंने माना नहीं माना मेरी टेंशन। पर दूसरा है कि कॉन्करेंस हो गया। आई बात समझ में? कॉन्करेंट वर्ड से आता है। ओके, कि दोनों की शमूलियत होगी, उसमें दोनों के विचारों से मिलकर के वो एक फैसला बनेगा। और उसमें ये विचार फिर रखा जाएगा आगे जाकर के कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि वेल क्वालिफाइड है इसके विषय में बोलने के लिए, वो लेजिटिमेट पर्सन है, तो उनका विचार प्राइमेसी रखेगा। ये आएगी कहानी आगे जाके। तो ये क्वेश्चन चलना था यहाँ पर। विवाद ये हो गया कि ये जो कंसल्ट करने की बात की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये कंसल्टेंसी जो है ये मैंडेट, ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर या नहीं होगी? ये सिर्फ कंसल्टेंसी है या कॉन्करेंस होगा? आई बात समझ में? तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस भगवती की बेंच ने वो फैसला दिया 1981 में एसपी गुप्ता केस में कि कंसल्टेंसी का मतलब कभी भी यहाँ पर कॉन्करेंस नहीं है। कंसल्टेंसी का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यदि कोई ओपिनियन दिया जाता है और अगर राष्ट्रपति अर्थात एग्जीक्यूटिव उसे रिफ्यूज़ कर देती है, तो इसे किसी भी तरह से किसी प्रक्रिया की अवहेलना नहीं माना जाएगा। ये किया जा सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी अकॉर्ड कर दी, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन को बाइंडिंग नहीं बनाया। तो फर्स्ट जज केस 1981 में के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जुडिशरी
वर्सेस यहाँ पर रखते हैं हम एग्जीक्यूटिव, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेसिडेंट। ये वर्सेस शब्द आप कभी इस्तेमाल ना करिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसमें से किसको प्राइमेसी दी गई? एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी, प्रेसिडेंट को प्राइमेसी दी। जुडिशरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइमेसी नहीं दी गई। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पर्सन ए का नेम रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उससे डेविएट कर सकते हैं, उससे अलग जा सकते हैं। ओके, ऐसा फर्स्ट जज केस ने कह दिया। 7 जजेस का बेंच था ये। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 7 जजेस। समझ में आई बात? तो ये तो बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन हो गया। अगले 12 सालों के लिए इस फर्स्ट जज केस की जजमेंट के अकॉर्डिंग ही जजेस की नियुक्ति होती रहेंगी, जिसमें कंसल्टेशन, प्लेनली कंसल्टेशन ही है, कॉन्करेंस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुझाव राष्ट्रपति पर बाउंड नहीं है, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर पर बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन इस जजमेंट में एक चीज़ थी जो अमूमन आर्टिकल्स में दिखाई नहीं जाती, जो आर्टिकल्स अखबारों में आते हैं। जो आर्टिकल हम आपको भेजेंगे डिटेल्ड है, हम लिखेंगे भी, उसमें वो ओपिनियन है। एक ओपिनियन दिया आप यहाँ पर, विचार दिया। एक होता है जजमेंट देना, एक होता है विचार देना। बात समझ में आई? एक केस के दौरान जज अपनी जजमेंट सुनाते हैं और कुछ टिप्पणियाँ भी करते हैं। टिप्पणियाँ यकीनन जजमेंट का हिस्सा नहीं होती, पर वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मैंने एक फैसला दिया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने साथ में टिप्पणी भी दी। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक 18 साल से मेजर बच्चे हैं, बच्चे कहना ठीक नहीं, आप बड़े हो गए, ठीक है, कानूनी रूप में आपके पास अधिकार है कि आप अपनी इच्छा से कार्य करें, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं। तो कानूनी रूप में मैं जजमेंट ऐसा ही दे रहा हूँ जैसा आप मुझसे मांगने आए हैं, लेकिन मैंने साथ में एक टिप्पणी भी दी कि मेरे विचारों से अभी आपको आवश्यकता है कि आपको अपने माता पिता की सुने। ये मेरी टिप्पणी है, जजमेंट का पार्ट नहीं है। जजमेंट मैंने आपके फेवर में ही दिया है, जैसा आप मांग रहे थे कि मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा कंट्रोल ना करें। तो कई बार कोर्ट बहुत सी साथ में टिप्पणियाँ भी देता है, ओपिनियंस भी देता है, फैसले अलग चीज़ होती है। ठीक है भाई, कोर्ट जाया करो कभी, हैं? कभी कोर्ट नहीं गए? इतना टाइम इधर उधर लगाते हो, वंडरलैंड जाते हो, कभी कोर्ट भी जाओ, टाइम निकालो। देश के युवा हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, देश की 2-3 महत्वपूर्ण संस्थाओं को जानो। बाबा आदम के ज़माने में हम कलकत्ता हाई कोर्ट होकर के आए थे, बहुत छोटी उम्र थी हमारी तब, लेकिन तब का अनुभव आज भी जीवित है, पूरी तरह से जीवित है। कोर्ट कैसे काम करते हैं, कैसे अंदर प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रैक्टिकली देखा होगा तो इन बातों से ज़्यादा जुड़ोगे। और फिर ये सब करते नहीं और फिर कहते कि इस देश का कुछ हो नहीं सकता। इस देश का कुछ तुम ही लोग करोगे कि कोई विदेशी आगे करेंगे? हैं? मैं भी मानता हूं कि चलो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे तो थप्पड़ 2 पड़ने चाहिए। जब देश की किसी संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं, देश के भविष्य के हित में कदम तक नहीं उठाया, देश के विषय में जानने की भी मेहनत नहीं करी, तो फिर टिप्पणी का आधार क्या बनता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता? हमारा देश है, आपका, मेरा घर का, हमारा घर है ये। हमें अपने घर के दरवाजों का नहीं पता और चोर घुस आया है और हम ये कह रहे हैं कि चोरी रोज हो जाती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। विचार इस बात पर करिए कि आप अपनी जानकारी पूरी रखिए, घर को समझिए अच्छे से। ओके, तो आओ नींद से जागो, ध्यान से समझो कि किसकी बात हो रही है। तो टिप्पणी क्या देता है कोर्ट यहाँ पर? वो ये कहते हैं, ये बड़ी बात है, जस्टिस भगवती कहते हैं कि मेरे मुताबिक ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट इस समय में जो है, उन्होंने कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि नहीं, इस पर जजमेंट दिया था। बाकियों की डिबेट इसी पर थी, पर उनके मुताबिक उनकी टिप्पणी कहती थी कि मेरे मुताबिक ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये सिस्टम करेक्ट नहीं है जिसमें एक्सक्लूसिव डोमेन एग्जीक्यूटिव को मिली हुई है, ये ठीक नहीं है। मेरे मुताबिक एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए अपॉइंटमेंट का। तो उन्होंने ये टिप्पणी अपनी करी। कॉलेजियम सिस्टम की बात जस्टिस भगवती ने इस जजमेंट के दौरान रख दी थी। जजमेंट का पार्ट नहीं थी, टिप्पणी थी। और उन्होंने
एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव डोमेन को यहाँ पर जजेस की नियुक्ति के लिए गलत पाया कि ये सही नहीं है, इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस हार्म होता है और एग्जीक्यूटिव के पास वो मास्टरी नहीं है कि वो जजेस की नियुक्ति कर सके, इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो नहीं है। तो चर्चा और देश में तीव्र हो गई कि ये जजेस की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, और इन 12 वर्षों के दौरान परिस्थितियां ऐसी निकल करके आई कि एग्जीक्यूटिव के कुछ फैसले ट्रांसफर्स के मामलों में, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट का ट्रांसफर्स, ऐसा नजर आया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने हितों के लिए प्रयोग करने लगी सरकारें। तो उधर से एग्जीक्यूटिव के एक्सट्रीम्स होने लगे, इधर से डिबेट चल ही रहा था, उस पर जस्टिस की टिप्पणी भी भारी पड़ रही है। ले दे करके कहानी फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एसोसिएशन होता है, ये उसका केस है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, दैट इज द सेकंड जज केस 1993, 12 बरस के बाद द सेकंड जज केस। इस केस में क्या कहा गया, इसमें सरेआम ये कहा गया कि ये जो कंसल्टेशन है इसका क्लियर कट मीनिंग कॉन्करेंस है। मतलब प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेना है वो कंसल्टेशन कॉन्करेंस काउंट की जाएगी, और वो कंसल्टेशन जो दी है चीफ जस्टिस ने वो प्रेसिडेंट पर बाउंड है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिल गई थी फर्स्ट जज केस में, वो सेकंड जज केस ने छीन ली। जस्टिस वर्मा ने ये जजमेंट लिखा था, और 9 जजेस, पिछली बार की बेंच से बड़ा बेंच होना जरूरी है ना, क्योंकि उसका फैसला टाला जा रहा है, पिछली बार की बेंच का फैसला बदला जा रहा है। तो 9 जजेस की बेंच का ये फैसला था, और ये यूनैनिमस डिसीजन नहीं था, ये मेजॉरिटी का डिसीजन था, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। 1998 में जो फैसला आया वो यूनैनिमस था, सर्वसम्मति से आया फैसला था। ये वाला जो था ये एक एनोनिमस होता है कि यूनैनिमस होता है, भाई याद रखना। एनोनिमस जो आप अंतर्गत रख के फैसले करते हैं एनोनिमिटी में, ये यूनैनिमस था, सर्वसम्मति का था, कंसेंसस, ओके, सहमति बनाई गई थी। ये वाला जो फैसला था ये मेजॉरिटी फैसला था, सेकंड जज केस। तो इस सेकंड जज केस के फैसले में क्या निकल करके आया, देखो क्या आया सेकंड जज केस में समरीन। सबसे पहली चीज क्या हो गई, अब इस बार कंसल्टेशन कॉन्करेंस हो गई। तो कंसल्टेशन अब बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि प्रेसिडेंट अब से अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे तो वो कंसल्टेशन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देंगे तो प्रेसिडेंट उसके साथ बाइंड है, फिर उन्हें उसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं वो समझिए। यहाँ पर फिर सेकंड जज केस ने, जस्टिस वर्मा ने जब जजमेंट पढ़ी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एसोसिएशन केस है ये, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता है, ओपिनियन इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, ओपिनियन मस्ट बी इंस्टीट्यूशनल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ओपिनियन होगा ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी का ओपिनियन होगा, अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन नहीं होगा। मतलब सेकंड जज केस में निकल करके आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये पेन नहीं था यार, टू सीनियर मोस्ट जजेस ये रिकमेंड करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनके साथ चलना पड़ेगा। अपने बाद दो जो सीनियर मोस्ट जज आते हैं उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी भी 4 जजेस का जिक्र नहीं आया, 2 जजेस का जिक्र आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। डन। और यहां पर कॉन्सेप्ट निकल करके आया इस जजमेंट में, जस्टिस वर्मा ने वर्ड यूज किया इसके लिए कोलिजियम। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया, कोलिजियम। ओके, सेकंड जज केस की देन है ये कोलिजियम। चीफ जस्टिस विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इनके द्वारा जो सुझाव राष्ट्रपति को दिया जाएगा
अर्थात एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, वो बाइंड होगा। यानी कि 12 साल बाद, फर्स्ट जज केस के 12 साल बाद, अब अगर मैं यहाँ पर वापस से ये सब बनाऊँ कि एग्जीक्यूटिव और इधर प्रेसिडेंट, इधर जुडिशरी ऑफ चीफ जस्टिस विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तो किसको प्राइमेसी मिल गई अब, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी को? तो जुडिशरी को प्राइमेसी मिल गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइमेसी मिल गई। और प्राइमेसी भी ऐसी मिली है कि एक्सक्लूसिवनेस मिल गई। क्या मिल गई? एक्सक्लूसिवनेस। यानी कि एग्जीक्यूटिव को नियुक्तियों से अलग ही कर दिया एक तरफ से। एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन पर ही चलेंगे, इसके अधिक एग्जीक्यूटिव की दायित्व नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब समय आगे बढ़ा। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस ले सकते हैं, सुझाव मान सकते हैं जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट से। तो उसके तहत उन्होंने स्पष्टीकरण समझना चाहा कि कोलिजियम का अर्थ क्या है, कोलिजियम का यहाँ मीनिंग क्या है। तो इसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस मानते हैं। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जुडिशरी से सलाह कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो उन्होंने ये किया और ये 1998 में है। इसके लिए उन्होंने डिफाइन करने को कहा, स्पष्टीकरण मांगा कि कोलिजियम आखिर क्या है, क्या सिस्टम है ये। तो उसके तहत 9 जजेस की बेंच ने अब यहाँ पर मेजॉरिटी से नहीं, यूनैनिमिटी से, यूनैनिमसली ये फैसला दिया कि ये कोलिजियम है, ये वाला, और ऐसे होंगे जजेस नियुक्त इस प्रक्रिया से। क्या है कोलिजियम? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जब बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने की होगी। डन। जब बात हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने की बात होगी तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जब बात हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने को होगी। तो हाई कोर्ट का कोई जजेस अगर हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट होना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। कोलिजियम इनसे बनेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करने की बात होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। कोलिजियम इनसे बनेगा। तो ये कोलिजियम एंड ये कोलिजियम, ये स्पष्ट कर दिया। और इसके बाद दे दिए सारी डिटेल्ड प्रक्रिया कि कैसे काम करेगा कोलिजियम। ये फिर हम इसे कहते हैं थर्ड जज केस 1998। इसके आधार पर कंवलजीत आज दिन तक नियुक्तियां हो रही हैं। फिर कई लोग जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आई, एनजीएसी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने वाली जजमेंट जो 2015 में आई उसे 4th जज केस मान लेते हैं। कुछ लोग उसे 4th जज केस मान लेते हैं, वैसे ये 3 जज केस है भाई। ओके, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गिवन था, ना तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के आया। ये कोलिजियम शब्द, कोलिजियम प्रोविजन, ये जजेस के अलग अलग केसेस से निकल करके, जजमेंट से निकल करके ही जन्म ले गया। ये इसका एवोल्यूशन है। और अब क्या डाला है, क्या प्रावधान रखा है, इसको समझाता हूँ। सारे पॉइंट ऑर्गेनिक मैनर में समझ लेने हैं, फिर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, पानी की तरह सारे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो वही था जो मैंने अभी बोला, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कोलिजियम और हाई कोर्ट के लिए ये कोलिजियम। डन हो गई कहानी? बड़े अच्छे बच्चे हो। चलो अब आओ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर के क्या बातें कही गई हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के क्या कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के विषय में यह कहा गया है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मौजूदा अभी जो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्लियर ही है कि वो किस दिन रिटायर होने जा रहे हैं। एक ठीक ठाक सा समय रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, लॉ मिनिस्ट्री को उनसे उनके सक्सेसर का नाम मांग लेना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लॉ मिनिस्ट्री उनके रिटायर होने से कुछ समय पहले, लगभग आप महीने का समय लगा लीजिए,
चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांग लेंगे। देखिए उत्तराधिकारी शब्द आ गया, सक्सेसर है कि नहीं। लेकिन यहां पर ये उत्तराधिकारी, ये सक्सेसर चुनने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी डिस्क्रिशन नहीं है। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाउंड है कि उन्हें ये सीनियरिटी के आधार पर ही नेम रिकमेंड करना है। तो पहले ही पता होता है कि नेक्स्ट सीजीआई कौन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। बस हाँ, ये एक औपचारिकता है, एक प्रोसीजर है कि नेम प्रपोज करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री वो नाम प्राइम मिनिस्टर को भेज देगी, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को एडवाइस कर देंगे और राष्ट्रपति फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे नियुक्त होते हैं। जैसे हमारे इस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनके पहले UU ललित, तो उन्होंने पहले ही नाम फिर लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड कर दिया था कि ये मेरे सक्सेसर होंगे। और ये करने का उनका आधार रहा सीनियरिटी। ओके, वरिष्ठ है ना, सीनियर है ना। आगे बढ़े। अब अदर जजेस की नियुक्ति, अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ध्यान से समझिए। अब देखिए, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस की नियुक्ति से जुड़ी हुई एलिजिबिलिटीज गिवन है। आप जब किसी को जज नियुक्त करने जा रहे हैं तो ये नहीं है कि जैसे विष्णु चला जाए कॉलेजियम के सामने और कहे कि मुझे नियुक्त कर दो, क्योंकि सब सीक्रेटली करते हो आप। कॉलेजियम कभी भी बैठता है, अपनी चॉइस से किसी को भी उठाता है, मुझे भी उठा लो। तो वो ये कहेंगे कि एक प्रॉब्लम है कि तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। अभी तो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करोगे तो तुमको चुन लिया जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो देयर आर एलिजिबिलिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है प्रॉपर, कि आप कितने वर्ष तक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या हाई कोर्ट के लेवल पर कितने वर्षों तक आप एडवोकेट होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इस तरह की आपके पास एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं। तो पहले तो उन एलिजिबिलिटीज़ को जांचा जाता है कि कौन कौन क्वालिफाई हो रहा है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार होती है। अब फिर आगे उसमें से चुनाव होता है कि किसको अब हमने इस पद के लिए चुनना है। आई बात समझ में। तो आप नहीं जाके खड़े हो जाएंगे कि उनके सामने कि मुझे चुन लो। क्यों नहीं, हम एलिजिबिलिटी में जा रहे हैं, उन डिटेल में जा रहे हैं, वो आज के विषय का मैटर है ही नहीं। ओके, वो हमने पॉलिटी में किया है, हमारी प्लेलिस्ट में साफ साफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेक्चर लगाएं, सुन लें। वो पार्शियल लेक्चर अपलोडेड है, उतने सेक्शन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आगे आ जाए। अब यहाँ पर इमेजिन करिए कि वो जो जज सुप्रीम कोर्ट में भर्ती होगा वो हाई कोर्ट से ही आएगा। सपोज वो हाई कोर्ट से आ रहा है, डन है कहानी। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, एक CGI होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये हो गया जी कॉलेजियम, डन है कहानी। ओके, अगर कोई वो जज जो इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस की श्रेणी में नहीं फॉल कर रहा है, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद अगला चीफ जस्टिस वही होने वाला है, तो उसका इस समूह में होना जरूरी है, क्योंकि अगला चीफ जस्टिस वो होने वाला है। एक कंडीशन ये है, तो वो भी इसमें एंटर कर जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज, द पर्सन जजेस। अगर कोई जज ऐसा है जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस में नहीं आ रहा है, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की एलिजिबिलिटी रख रहा है, अगला वही बनेगा, तो उसको इसके अंदर रखना है। इतनी बात क्लियर। हम पूरी डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगली कहानी, जिस भी किसी हाई कोर्ट से वह जज आएगा, जिस मेंबर को आप जिस भी किसी हाई कोर्ट से ले रहे हैं, उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से कंसल्टेंसी लेना जरूरी है। कोई भी हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट से आप उस व्यक्ति को ले रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे अब, तो आपको उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से कंसल्टेंसी लेना जरूरी है। डन हो गई कहानी, कोई डाउट तो नहीं इसमें।
जिस हाई कोर्ट से मेंबर आएगा उस हाई कोर्ट में सर्व करके जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने व्यक्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से लेना है इस बार, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ही कोई जज आए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी कंसल्टेंसी लेना है। आई बात समझ में? एक तो जिस हाई कोर्ट से व्यक्ति लेने जा रहे हो, मेंबर चूज करने जा रहे हो, उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज का कंसल्टेंसी लेना। एक उस हाई कोर्ट से जो पहले आकर के सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग इस समय जज हैं उनसे कंसल्ट करना। एक 4 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कोलेजियम। ओके, तो ये कोलेजियम पर जिम्मेवारी लगाई गई है कि किस किस से कंसल्ट करना है। किस पर लगाई गई है? ये उन्हीं पर जिम्मेवारी लगाई गई है कि किस किस से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अदर देन द हाई कोर्ट सीनियर मोस्ट जज पर्सन right now serving in Supreme Court hailed from the High Court of the very same High Court जहाँ से person लेने जा रहे हो। Okay, person going to become the next Chief Justice of India but not the part of the four senior most judges, 4 senior most judges of the collegium, इन सबसे कंसल्टेशन होना है। एक जज सुप्रीम कोर्ट में अगर आप नियुक्त करने जा रहे हो, इन सब के अलावा अदर देन दैट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किन्हीं और से भी चाहे तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अदर देन दीज मेंबर्स। ओके, और अब ये सारी कंसल्टेंसी जो होगी, हर एक मेंबर जो अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है वो अपना ओपिनियन इन राइटिंग सबमिट करेगा। तो ओपिनियन कैसे सबमिट करेगा? इन राइटिंग। राइटिंग में ओपिनियन सबमिट हुआ और सबके ओपिनियन पार्ट बनेंगे उस फाइल का। उस जज की रिकमेंडेशन आप करने जा रहे हैं, उससे एसोसिएटेड फाइल तैयार हुई, उसमें सबके ओपिनियन लगा दिया, सबने अपना अपना ओपिनियन राइटिंग में फाइल किया, एवरीवन, जिनका भी मैंने जिक्र किया अभी। डन। अब ये तो बन गई फाइल। ये फाइल पहुंचेगी किनको? ये फाइल जाती है लॉ मिनिस्टर के पास, फिर वही सारी कहानी, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो ये फाइल जाती है। अब आपके हृदय में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि फैसला कोलिजियम के अंदर, फैसला आखिर कोलिजियम को ही करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 5 लोग। कोलिजियम के अंदर जो फैसला है वो कंसेंसस से होता है या मेजॉरिटी से होता है? ये दिमाग में सवाल रहता है ना। तो नॉर्मली ये कोशिश रहती है कि कोलिजियम के अंदर फैसला कंसेंसस से हो, सहमति से हो। नॉर्मली ये कोशिश रहती है, ठीक है कवलजीत? कोशिश रहती है कि सारे क्लास के बच्चे सहमत हो जाए, लेकिन ये रूल नहीं है। कोशिश होती है और नॉर्मली ऐसा होता भी है, पर ये रूल नहीं है। डिफरेंट ओपिनियन भी आ सकते हैं। आई बात समझ में? तो फिर फैसला यहां पर अगर हम देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सहमत हों तो फैसला हो जाता है। सारे सहमत हों तो फैसला हो जाता है। हो सकता है कि कोई सहमत नहीं भी है, तब भी फैसला हो जाएगा और वो फाइल आगे भेज दी जाएगी। इतनी पहली बात समझ में आई? आप पूछेंगे कितने लोग सहमत नहीं है, पता चले। मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई सहमत ना भी हो तो भी फैसला हो जाता है और फिर फाइल आगे चली जाती है। लेकिन इन एनी ग्राउंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर डिसेंट करते हैं और बाकी सारे सहमत हैं, फाइल रिकमेंडेशन के लिए आगे नहीं जाएगी, क्योंकि कोलिजियम के हेड सीजीआई होते हैं। सबसे कंसल्टेशन लेने का जिम्मा सीजीआई का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए प्रपोजल इनिशिएट करने का जिम्मा सीजीआई का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करने का प्रपोजल कौन इनिशिएट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोलिजियम की मीटिंग बुलाई जाती है उनके द्वारा। कोलिजियम के विचार आगे मंत्रालय तक पहुंचाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये हाई कोर्ट और बाकी अदर मेंबर्स की कंसल्टेंसी अचीव की जाती है। ये है उनके कुछ अधिकार। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो हेड हैं कॉलेजियम के। ऐसे में कोई ना सहमत हो तो भी व्यक्ति का नाम रिकमेंड हो जाएगा, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके नाम पर सहमत नहीं है तो कॉलेजियम के बाकी 4 सदस्य मिलकर के भी उस व्यक्ति का नाम आगे लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड नहीं कर सकते। किसी नाम पर यदि 2 व्यक्तियों ने असहमति जता दी है तो उस नाम को भी आगे प्रपोज नहीं किया जाता। किसी नाम पर यदि 2 व्यक्तियों ने, 2 जजेस ने, 2 व्यक्ति इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कई बार एक जज और एक चीफ जस्टिस होता है, तो चीफ जस्टिस तो अकेले भी बहुत है, आपत्ति जता दे, तो 2 व्यक्तियों ने अगर आपत्ति जता दी तो वो नाम आगे नहीं जाता। चुनाव से जुड़ी ये टेक्निकलिटी समझ आ गई। अब एक चीफ जस्टिस फेवर में है, 3 जजेस फेवर में है, 1 जज डिसेंटिंग है, रिकमेंड कर सकते हैं, नाम रिकमेंड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यूपीएससी इस तरह से स्टेटमेंट्स फॉर्म करता है क्योंकि उसे इंटरेस्ट इन्हीं बारीकियों पर है, क्योंकि वो ये मानता है कि चेतना के पड़ाव पर बाकी सभी नौकरियों से एक स्तर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप बारीकी को पकड़ लेंगे। तो इसलिए कंसेंसस जो है वो रूल नहीं है, नॉर्मली वो अचीव करने की कोशिश की जाती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, डिफरेंसेस आप रख सकते हैं, डिसेंट रख सकते हैं। चीफ जस्टिस का डिसेंट हो गया तो प्रपोजल आगे जाता ही नहीं है, पर्सन रेकमेंड नहीं होगा। 2 व्यक्तियों ने डिसेंट कर दिया तो प्रपोजल आगे नहीं जाएगा। पर हाँ, इससे यही निकल करके आता है, एक व्यक्ति डिसेंट कर दे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए तो प्रपोजल आगे चला जाएगा। डन है कहानी? बड़े अच्छे लोग हो आप। अब आगे की कहानी, अब बात फाइल पहुंच गई सरकार के पास। सरकार के पास ऑप्शन क्या है? सरकार, अब काफ़ी समय है, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। सरकार के पास ऑप्शन क्या? सरकार या तो उसे स्वीकार ले या सरकार पुनर्विचार के लिए उस फाइल को वापस भेज सकती है, रिकंसिडरेशन। डन। सरकार जब रिकंसिडरेशन के साथ भेजेगी उसको तो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी स्टडी, अपनी आपत्ति रिटर्न फॉर्मेट में कॉलेजियम को सबमिट कराएगी। डन। अब जब वो रिटर्न फॉर्मेट में कॉलेजियम के पास वापस आया तो उसको पढ़ करके, जांच करके कॉलेजियम को ये फैसला अब दोबारा लेना है कि उन्होंने रीइटरेट करना है, दोबारा से फिर वही नाम आगे भेज देना है, या उन्होंने वहां पर विड्रॉ करना है। विड्रॉ कर लिया तो फिर विड्रॉ हो गया, लेकिन रीइटरेशन हो गया अगर, तो फिर अब सरकार पर यह बाइंडिंग है, एग्जीक्यूटिव पर यह बाइंडिंग है कि वो उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर है, डिस्क्रेशन पावर। ओके, और वो ये है, मतलब ये रूल नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है। वो चाहे तो आज इस्तेमाल कर ले, चाहे तो ना करें, कि जो पर्सन कंसर्न्ड है, जिसका नाम रिकमेंड किया गया था, सरकार ने उस पर आपत्ति जताई है, सरकार के पास कुछ फाइंडिंग्स है, कोई स्टडी हो, कोई डाटा हो, कुछ भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो रिटर्न कंटेंट उस कंसर्न्ड मेंबर को या पर्सन को जिसका नाम रिकमेंड किया था उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि आप अब अपना स्टैंड इसमें जवाबी रूप में रखिए। तो वो पर्सन अब अपना स्टैंड रखेंगे जवाबी रूप में, रिटर्न अपना पक्ष रखेंगे। तो देखिए, ये एक तरह की न्यायिक प्रक्रिया नहीं लग रही? यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, प्रेसिडेंट के पास इंपीचमेंट के समय राइट टू हियर होता है, यहां पर राइट टू हियरिंग नहीं है, वो कंसर्न मेंबर के पास अधिकार नहीं है कि उसे सुना जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो उसे सुन सकते हैं, चाहे तो नहीं भी सुन सकते। चाहे तो सरकार ने जो आपत्ति जताई है वो उनको प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये आपके अगेंस्ट निकल के आया है, जवाब फाइल करिए, चाहे तो ना भी बताएं। वो पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे बताइए, मुझे सरकार ने ऐसा क्या कहा कि मुझे आपने मेरा नाम पहले प्रपोज किया था और अब आप विड्रॉ कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं अपना पक्ष रखूँ। नहीं, उसको, उसका मैटर ऑफ राइट नहीं है ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विशेष अधिकार कहते हैं इसको मेरे बच्चों। डिस्क्रिशन को क्या कहते हैं?
विशेषाधिकार। ओके, अब ऐसे में मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग कर लिया और रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिया उस पर्सन कंसर्न को, तो वो पर्सन कंसर्न जब अपना रिप्लाई फाइल करेंगे उसे अंडर कंसिडरेशन करके ही कॉलेजियम फर्दर डिसीजन लेगा कि रीइटरेट करना है कि विड्रॉ करना है। आ गई बात समझ में? रीइटरेट करना है कि विड्रॉ करना है। और अब समझ लीजिए कि रीइटरेशन होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर एक आरोप है, कॉलेजियम पर एक आरोप है, सरकार आरोप लगाती है, क्रिटिक्स भी आरोप लगाते हैं, पत्रकार भी कुछ है। वो कहते हैं कि कॉलेजियम का एक नेचर बन गया है कि इनको जब जब रिकंसिडरेशन के लिए कुछ भी भेजो, ये बजाय विड्रॉल के ऑलवेज उसे रीइटरेट करते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए, और ये बताने के लिए कि जो हमारी फाइंडिंग और विजडम है वो आपसे कहीं ऊपर है। ये ऑलवेज उसे रीइटरेट ही करते हैं, ऐसा आरोप है। अब ये कितना आधारपूर्ण है वो अलग बात है, पर ऐसा है। पर यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए कि 1998 का जजमेंट क्या कहता है कि अब जब रीइटरेट करने जाएंगे ये ओनली एंड ओनली यूनैनिमस डिसीजन होना चाहिए, इसमें एक सिंगल डिसेंट भी नहीं चलेगा, ये पांचों की सर्वसहमति से ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात? सो फर्स्ट स्टेज में जब रिकमेंडेशन दिया दैट मस्ट नॉट बी यूनैनिमस, इट कैन बी यूनैनिमस बट इट कैन बी डिसेंटिंग ऑल्सो, but in the second reiteration, when you are in the stage of reiteration, it must be unanimous। ये बात समझ में आ गई? अब बाध्य है कि क्योंकि अब किसी ने आपत्ति खड़ी कर दी है ना, तो अब बहुत जरूरी है कि पांचों के पांचों जज सहमत हो और फिर उनका जो ओपिनियन होगा रिटर्न में दर्ज होगा और फिर वो फाइल जाएगी सरकार के पास, और फिर सरकार यहाँ पर अब बाध्य है, क्योंकि फिर जब अब पांचों के पांचों जज दोबारा भी सहमत हो गए हैं और रिटर्न में उन्होंने अपना रिप्लाई सबमिट किया है, तो कुछ तो सब्सटेंशियल लिखा ही होगा, कुछ तो फाइंडिंग्स उन्होंने बताई होंगी कि भाई हम क्यों सहमत हो गए, वरना ये रिटर्न में डॉक्यूमेंट फाइल करने वाला प्रोविजन ही क्यों होता। आई बात समझ में? और सरकार के पास ये जा रहा है नेचुरली, तो इसमें बताया होगा कि प्रोसीजरल लेवल पर, मेरिट लेवल पर, सीनियोरिटी लेवल पर किस किस तरह से हमने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया है। ओके, तो प्रॉब्लम? चलें आगे। ये पेचीदा स्टेप्स क्लियर सारे? अब नाम चला गया और जज नियुक्त, डन कहानी। जज की नियुक्ति कौन करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ठोक बजा के राष्ट्रपति, कभी कंफ्यूज नहीं होना। जज की नियुक्ति कौन करता? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ जजेस? कॉलेजियम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और समथिंग एल्स? आंसर इज द प्रेसिडेंट, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कॉलेजियम रिकमेंडेशन देती है, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑलवेज बच्चे फंस जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो बच्चे फंस जाते हैं कि जनता, क्योंकि इलेक्शन में वो ऐसा ही सुनते हैं ना कि हम मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। मैं उल्टा बोल देने लगा था पहले गलती से, कि हम 2014 में यही नारा बजता था, तो उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को तो हम ही लाए हैं। प्रधानमंत्री आपकी इच्छा से आए हैं भाई, लेकिन नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति ने की है। और प्रधानमंत्री मैं आपको बता दूं कि विधायक दल के द्वारा चुने जाते हैं अपने नेता के रूप में, आप उनका चुनाव नहीं करते। हमारे देश में पीएम को चुनने का कोई इलेक्शन नहीं है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एमपी एमएलए चुने जाते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? अब इसमें कुछ बातें, जब आप एक पूल ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स को चुनने जा रहे हैं फॉर दैट सीट इन द वैकेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट, तो क्या बातों का ध्यान रखेंगे? तो पॉइंट ये कहता है कि मेरिट को प्रिडोमिनेंस देना है, मेरिट को प्रिडोमिनेंस देना है, लेकिन सीनियोरिटी का वेट होगा। ओके, सीनियोरिटी का वेट होगा। तो किसी उस पर्टिकुलर कोर्ट में उस पर्सन की सीनियोरिटी मैटर करेगी, इसे इंट्रा सीनियोरिटी कहते हैं। उस हाई कोर्ट में उसकी बाकी कैंडिडेट भी है ना उस हाई कोर्ट के, तो उस हाई कोर्ट की सीनियोरिटी उनकी, और ऑल इंडिया लेवल पर भी तो वो कई हाई कोर्ट्स में सर्व कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया लेवल सीनियोरिटी एंड द सीनियोरिटी इन दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, दोनों को कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में?
एक्सेप्शनल केसेस में जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट मिल गई किसी में, अल्ट्रा गुड क्वालिटी मिल गई किसी में, तो लो सीनियोरिटी पर्सन भी पिक हो सकता है। लेकिन वहां पर स्टेब्लिश होना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट थी और अल्ट्रा क्वालिटी थी, गुड क्वालिटी, तो लोअर सीनियोरिटी वाला भी चल जाएगा। समझ में आई? अब मान लीजिए सीनियोरिटी वाला लेवल भी बराबर सारे कैंडिडेट का, मान लीजिए कि मेरिट वाला लेवल भी बराबर, 10 बंदे चुन के आ गए, मेरिट भी बराबर, सीनियोरिटी बराबर, अब क्या करें, किसको उठाएं? तब आएगा एग्जिस्टेंस में, तब आप तरजीह देंगे इस बात को कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितना का रिप्रेजेंट हो रहा है अब तक। तब यू विल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट हाई कोर्ट इनटू द सुप्रीम कोर्ट, कि क्या इस हाई कोर्ट से अब तक सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज है मान लो, उनमें से कोई भी एक जज है? नहीं, तो इस हाई कोर्ट के इस बंदे को फिर हम तरजीह देंगे। तो देन यू विल कंसिडर द डेमोग्राफी, ऐसा कह लीजिए आप इसे। ओके, सो सपोज यू हैव 10 मेंबर, सपोज यू हैव 9 मेंबर, 3 मेंबर फ्रॉम मद्रास, 3 from Calcutta and 3 from Punjab and Haryana High Court. All seniority level same, merit level same, सब same। अब क्या करें? तो किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? तो आपने चेक किया कि अभी मौजूदा कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने देखा कि इतने जज हैं, सपोज कि 34, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि कलकत्ता हाई कोर्ट से भी हैं जजेस और मद्रास से भी हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा कहीं भी, तो नाउ वी विल प्रेफर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मेंबर। तब फिर बारी आती है कि आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन वाले एलिमेंट की तरफ जाते हैं। उसके पहले तक जो रूल कर रही हैं बातें इस चुनाव में, वो मेरिट ही कर रही है, क्वालिटी और सीनियोरिटी कर रही है। रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में, हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति में बेटा कोटे रिजर्वेशन नहीं है कि महिलाओं को इतना % कोटा, SC ST को इतना, OBC को इतना, या माइनॉरिटी को इतना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर रूल कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि न्याय की जब बात आ रही है तो फिर बात यहाँ पर न्याय के तहत ऐसी बातें नहीं आ सकती हैं कि आपने किसी को एडवांसमेंट देना है, या आपने किसी की डिप्रीवेशन को रिकवर करना है, या आपने किसी को वेल रिप्रेजेंटेड बनाना है। उसके लिए तो संविधान के और प्रावधान सारे हैं, संविधान बचा रहे, इसलिए हाईली कॉम्पिटेंट लोगों को चुन के लाना है जुडिशरी में। अगर इनकॉम्पिटेंसी किसी तरह से एंटर कर गई जुडिशरी में, इन सब चीज़ों के कारण, अगर मान लीजिए मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्योंकि रिजर्वेशन में जब ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर कि भाई एक सर्टेन लेवल के आगे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब मेरिट किसी ना किसी ग्राउंड पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन जुडिशरी के केस में ये अलाउड नहीं हो सकता किसी भी मामले में। तो जुडिशियल कॉम्पिटेंस, जुडिशियल मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ किसी ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। तो कोई कोटे का, कोई रिजर्वेशन, कुछ प्रावधान नहीं है वहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन वाली टर्मिनोलॉजियाँ वहाँ पे नहीं चलती। वहाँ पर सीधी कहानी है मेरिट सीनियोरिटी, उस बेसिस पर देख रहे हैं वो। हाँ, उसमें कई बारी के सब सेम आ गए तो फिर रिप्रेजेंटेशन वाला एलिमेंट टच हो जाएगा। डन? रिप्रेजेंटेशन आती है 1998 के जजमेंट के वाया इस स्टेज पे आती है। कई बार डिटेल में 4 स्टेटमेंट आ सकती है ना। 1998 के 3rd जज केस के तहत नियुक्ति के लिए अब तक कोड क्या बना है, तो 1998 का जजमेंट जो है वो अपने आप में एक कोड है। मैं कोड ही बता रहा हूँ मैं आपको सारे, है ऑल आर द कोड्स ना। तो वो कोड में से वो बोला जा सकता है कि कोई कोड रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा है, तो यस देयर इज अ कोड एसोसिएटेड विद द रिप्रेजेंटेशन। समझ रिप्रेजेंटेशन वाली। अब अंतिम चीज, बड़ी महत्वपूर्ण चीज, ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग, अंतिम और महत्वपूर्ण चीज, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्ति के दौरान इन सभी शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं जो अभी हमने सारी देखी, तो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव पर बाउंड नहीं है। डन? तो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव पे बाइंड नहीं है। फिर अगर इन कोड में कोई त्रुटि रह गई, उन्होंने पालना नहीं की,
तो फिर बाइंड नहीं है। तो ये पीछे फाइट हुई थी आज से 1.5-2 साल पहले, एग्जीक्यूटिव ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने वापस भेजा था रिकमेंडेशन इस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं, इस बेस पर कि उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि प्रक्रिया में कुछ चीजों की पालना नहीं हुई है, इसलिए हम वापस भेज रहे हैं। दोबारा पूरी पालना के हिसाब से भेजे, क्योंकि उनका कंसल्टेशन राइटिंग में हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ हमें ये दिख रहा है कि आपने सीनियर मोस्ट जज से कंसल्टेशन लिया नहीं उस कोर्ट के, और यहाँ हमें ये दिख रहा है कि आपने उस कोर्ट से बिलोंग कर रहे इस समय के सुप्रीम कोर्ट के एक जज से कंसल्टेशन लिया नहीं है, और यहाँ हमें दिख रहा है कि जो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 4 सीनियर मोस्ट जज के पूल में नहीं आ रहे थे, तो आपने उनको इंक्लूड नहीं किया है, या आपने चीफ जस्टिस जो भावी बनेंगे उनको ले लिया और 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ले लिया, तो एक चौथा सीनियर मोस्ट जज छूट गया है। इस तरह की कोई भी एक त्रुटि रह सकती है। आई बात समझ में? अगर ऐसी किसी भी त्रुटि उजागर होती है तो भी फिर बाइंड नहीं है, वो वापस आएगा, करेक्ट होगा, फिर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कोड है। अब आती है बात हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। अब हाई कोर्ट के विषय में समझिए कलजीत, हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस है तो पहली चीज तो ये है कि एक कन्वेंशन बनी है कि वो राज्य के बाहर के हों। जिस राज्य में आप ला रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ला रहे हैं, तो बेटिया बाहर से लाने हैं, ठीक है बात? ये कन्वेंशन फॉलो करना है। दूसरी चीज, जो वहां के मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, इसके लिए प्रपोजल वो इनिशिएट करेंगे। इसके लिए प्रपोजल कौन इनिशिएट करेंगे? वो प्रपोजल इनिशिएट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रपोजल इनिशिएट नहीं करेंगे। जो वहाँ के एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो प्रपोजल इनिशिएट करेंगे। वो होंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के। तो ये हो गया उनका कोलिजियम। ओके, वहां से रिकमेंडेशन आएगी एक दूसरे कोलिजियम के पास, जो है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर देश का कोलिजियम। इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इस कोलिजियम के द्वारा जब इसे अप्रूव किया जाएगा तो ये रिकमेंडेशन पहुंचेगी उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास। उस राज्य के मुख्यमंत्री से ये रिकमेंडेशन पहुंचेगा गवर्नर के पास। उस गवर्नर से ये रिकमेंडेशन पहुंचेगा केंद्र के लॉ मिनिस्टर के पास। केंद्र के लॉ मिनिस्टर से रिकमेंडेशन पहुंचेगा प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर से ये रिकमेंडेशन पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, एडवाइस, और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे उन्हें। उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारा चैनल समझ में आ गया? पहले स्टेट के उस हाई कोर्ट के कोलेजियम का रिकमेंडेशन पहुंचा अपने कोलेजियम जो कि सुप्रीम कोर्ट का, वहां से अप्रूवर के रूप में उसने अप्रूवल डाला और वो चला गया राज्य के मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री से वो होकर के पहुंचा उस राज्य के राज्यपाल के पास। राज्यपाल से वो पहुंचा, क्योंकि राज्यपाल का कनेक्शन केंद्र से होता है ना, राज्यपाल से वो पहुंचा सीधा लॉ मिनिस्ट्री के पास, वहां से प्राइम मिनिस्टर, वहां से प्रेसिडेंट ने कर दी नियुक्ति। ओके, इसमें कोई डाउट? अब सेम अगर आप अदर देन द चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट सेम हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, कहीं कहीं पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट भी मेंशन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ओके, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, इट इज द कोलिजियम। They will propose the name to the Collegium of India. That Collegium will approve it. Composed with Chief Justice of India and the 2 senior most judges, same process there will be. To the Chief Minister of the state, then to the Governor, then to the Law Ministry of the center, then to the Prime Minister, then to the President, and then the appointment will be there. इस मैनर में अपॉइंटमेंट होता है। आई बात समझ में? That's all. ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको 1998 की डिटेल्ड जजमेंट जो थी, जिसके तहत ये कोड बताया गया था, उसके तहत आपके सामने स्थापित कर दिया। कोई बिंदु है हमारा जो छूटा नहीं, ऑल पॉइंट्स आर देयर। आज हमने तकनीकी रूप में जजों की नियुक्ति, व्यक्ति कौन से उसमें सम्मिलित है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कैसी संस्थाएं काम करती हैं, किन किन तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रावधान थे, उससे बदल करके एवोल्यूशन किस मैनर में आगे बढ़ा, और आज भारत के स्तर पर मौजूद वाक्या प्रक्रिया क्या है नियुक्ति की, सारी इस पार्ट में हमने कवर कर दी, सारी की सारी। अब अगले पार्ट में हम आज के पार्ट को समझाई हुई डिक्टेशन रख देंगे, डिक्टेशन जिसे मैं एक फ्लो में रीड कर दूंगा, और
एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, वाद विवाद। वाद विवाद आई बात समझ में? यानी कि संवाद, कि क्या होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, क्या सुधार हो सकते हैं और क्या नहीं। इतनी बात क्लियर? ये है तो ही वो समझ पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा।